यूएस अटैकिंग वेनेजुएला टुनाइट। हेडिंग्स इस तरह की हैं कि हो सकता है कि आज रात को वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर दे। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूं, ये आप और हमारे बीच की चर्चाएं हैं कि आज रात को, कल रात को, ये जो अखबारों के बीच की चलती चर्चाएं हैं, ऐसे होता नहीं है कि बटन दबाया और हमले हो गए। हो सकता है अपन बात कर रहे हो उस समय तक हमला शुरू हो जाए, हो सकता है महीने भर तक भी ना हो। लेकिन जिस तरह से माहौल बन चुका है, कहते हैं ना कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और तैयारियां एक दिन में नहीं हुई हैं, पिछला पूरा इतिहास है जिसको हम निकाल कर बताएंगे। तो ऐसे में तैयारियों के साथ साथ क्या संभावनाएं हैं, क्या रिपरकशंस हैं, क्या अमेरिका रिटेलिएशन के लिए तैयार है, क्या उन्हें पता है कि मादुरो उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, या मादुरो बस गए और तुरंत ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाएंगे। सारी कहानियां आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि वेनेजुएला वो देश है जो कि आज भी रूस से ज्यादा साम्यवादी है, चीन से ज्यादा साम्यवादी है। क्यूबा, वेनेजुएला, ये सारे वो देश हैं जो जनता को पैसा लुटा करके, या फिर ये कहिए कि जनता को सस्ते सामान उपलब्ध कराने की चाह रखते हुए, जनता की मदद के लिए कोई योजना चलाने वाले सिद्ध होने के चलते बर्बाद हो गए। इन्होंने हमेशा अपने सरकारी खजाने लुटाने शुरू किए, ना कि खजानों को भरने के लिए कोई और तरीका अख्तियार किया। खुद के पैसे कमाने के लिए उन्होंने अल्टरनेट मीन्स अपनाए, जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑयल ट्रैफिकिंग शामिल है। तो ट्रंप ने फिलहाल वेनेजुएला को, जो कि इनकी आंखों में लंबे समय से चुभ रहे हैं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञात तेल का भंडार रखने वाला देश है। ट्रंप चाहते हैं कि उसमें सरकार वो बने जो ट्रंप प्रशासन चाहे, लेकिन लंबे समय से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला के अंदर असर पैदा नहीं कर पाया है। कारण उसका सबको विदित है, बोल देने में बहुत देरी हो चुकी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि रूस उसके साथ खड़ा रहता है। आज के सेशन में समझेंगे कि इतनी तैयारियां जब ट्रंप कर चुके हैं कि किसी भी समय गोला गिरा सकते हैं, तो रूस अल्टीमेटली कहां है? क्या अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, या कहिए मादुरो खुद को बचाए रखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ में भी कटोरा आ जाए, बढ़िया से वो ड्रग डील करवाते हैं। हर फेल इकोनॉमी, हर फेल तानाशाही, हर फेल अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे तरीके सर्वाइव करने के निकाल लेती है, जैसे हथियार बेचना, जैसे ड्रग्स बेचना, या फिर कुछ और तरीके के जैसे अपहरण करना, आतंक फैलाना, ये सब तरीके शामिल होते हैं। अफगानिस्तान इसका एक बहुत जीवंत उदाहरण बहुत लंबे समय तक रहा, जिस समय पर अमेरिका वहां पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन वो तब भी बढ़िया वो बेचते थे, हेरोइन वगैरह बेचते थे। ऐसे ही म्यांमार हमारे बगल में, कंबोडिया, लाओस, ये सब वो देश हैं जहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। और ड्रग्स चूंकि इलीगल मार्केट है, इलिसिट मार्केट है, तो ये बहुत तेजी से बहुत ऊंचे दाम पर बिकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कंज्यूमर है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर, चूंकि वो हर तरह से ड्रग, मतलब हर तरह से पैसे वाला है, हर चीज के बढ़ा के दाम देता है, तो ड्रग्स का भी सबसे बड़ा कंज्यूमर वही है। ट्रंप जब शुरुआत में आए थे तो उन्होंने चाइना और कनाडा पर यही कहते हुए प्रतिबंध लगाए थे कि तुम लोग हमारे साथ में फेंटेनिल जबरदस्ती घुसा देते हो। फेंटेनिल नशा इस समय अमेरिका के प्रमुख नशों में से एक है। वेनेजुएला कोर नशा बेचता है, वो लोग रासायनिक नशा बेचते हैं, चाइना वाले। तो अमेरिका चाइना से चिढ़ा ही इस बात पे था कि तुम्हारे फेंटेनिल से बहुत अमेरिकी मर रहे हैं। वेनेजुएला पर भी आरोप यह है कि तुम हेरोइन, कोकेन, इन सबको बिकवाते हो, तो तुम पर भी हम कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे। इसकी शुरुआत का एक नतीजा आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। सितंबर 16 की खबर है, जिस समय पर अनक्वालिफाइड खबर जो है व्हाइट हाउस द्वारा डाली जाती है, जिसमें एक जहाज दिख रहा है आपको, बोट है, सैटेलाइट से खींची तस्वीर है, इसको गोले से उड़ा दिया गया था। पीटर हेग्सेथ ने अपनी तरफ से जानकारी देना शुरू किया डे बाय डे। सितंबर में जानकारी दी कि हमने एक जहाज उड़ा दिया है, कहा गया कि इसके अंदर ड्रग्स जा रही थी। दूसरी खबर 3 अक्टूबर को आई, हमने एक जहाज उड़ा दिया है। 14 तारीख को खबर आई, हमने एक जहाज उड़ा दिया है। लगातार जहाज उड़ाने की खबर, और उसका सारा जिम्मा दिया हुआ था यूएस के सदर्न कमांड को। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और प्यूर्टो रिको, इन्होंने दो ऐसे आइलैंड्स बनाए हुए हैं जहां से पूरे दक्षिण अमेरिका पर गोला फेंक सकते हैं। मतलब उनके पास में सारे जंगी जहाज बेड़े सब वहीं खड़े रहते हैं, जाओ और ठोक दो टाइप से। 14 अक्टूबर के दिन खुद डोनाल्ड ट्रंप निकल करके आते हैं और अपनी तरफ से ये बात बोलते हैं कि यूएस सदर्न कमांड बढ़िया काम कर रही है। 22 अक्टूबर के दिन सेक्रेटरी ऑफ वॉर फिर निकल कर आते हैं, फिर जहाज मरता हुआ दिखाते हैं, फिर जहाज मरता हुआ दिखाते हैं। कुल मिलाकर के इन लोगों ने 23 अक्टूबर, आपको मैं डेट्स ही डेट्स दिखा रहा हूं कि बार बार सेक्रेटरी ऑफ पीटर हेग्सेथ निकलते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, दिखाते हैं ये जहाज गिरा दिया, ये जहाज गिरा दिया, और बार बार अनक्लासिफाइड करके और डालते हैं, सो दैट लोगों को ये लगे कि खुद क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी फोर्सेस क्लेम कर रही हैं। मार तो रहे हैं, मार क्या रहे हैं ये लोग? बोले इनके यहां से जहाज में भर करके, देखिए तेल तो बेच नहीं पा रहे हैं, तो ड्रग्स जा रहा है। जो भी ड्रग्स जा रहा है, हमने अब इसको चारों तरफ से वेनेजुएला को घेर लिया है। वेनेजुएला है कहां पर? वेनेजुएला बिल्कुल ये जो आप नदर्न अमेरिका देख रहे हैं, सॉरी सदर्न अमेरिका देख रहे हैं, इसके बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ देश है। यानी कि एकदम टॉप मोस्ट पर बसा हुआ ये देश है वेनेजुएला। अब इस वेनेजुएला को टारगेट करने के लिए सारा खेल चल रहा है। तो यहां से जब भी माल निकलेगा तो वो इधर तो जा नहीं सकता, तो वो कैरेबियन सी में ही जाएगा। कैरेबियन सी में जाएगा, यहीं पर अमेरिका अपना बेड़ा डालकर बैठा हुआ है प्यूर्टोरिको में। तो जब भी यहां से जाता है तो इनके जहाजों को, जो पानी के जहाज माल लेकर के जा रहे हैं, उनको मार गिराते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप बार बार देख रहे हैं 23 अक्टूबर की, ये सारे वो जहाज हैं
जिन पर ड्रग्स जा रहा है, उनको ये कहीं न कहीं से सूचना निकलवा कर मरवा देते हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि वेनेजुएला की जो कमाई का साधन था या मादुरो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ एनर्जी था ना, उसको मारना शुरू कर दिया। तस्वीरें निकलना शुरू होती हैं, तस्वीरें कई तरह की बाहर आती हैं कि ये देखिए फिर मार गिराया, ये देखिए फिर मार गिराया। अब आप पूछेंगे कि जब रास्ते में ही जहाज मार गिरा रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं पता कि जहाज आ कहां से रहे हैं? तुम तो अमेरिका वाले हो ना, तुमने तो सेंटिनल नाम से सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं जो आसमान में से चलते हुए आदमी को देख लेती हैं। तो उनसे मालूम करवाओ कि कहां कहां से सारा सेंटर आ रहा है। तो ये यही बोले, हमें सब पता है कि माल कहां से आ रहा है। अब चूंकि माल कहां से आ रहा है हमें यह पता है, और हमें यह पता है कि मादुरो की सरकार और मादुरो की जो सेना है, वो वेनेजुएला में बैठ करके ड्रग ट्रैफिक करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ काम करती है। इनकी सेना और सरकार खुद ही ड्रग ट्रैफिकिंग करती है। तो हमें उन अड्डों को टारगेट करना है जहां पे ड्रग्स रखी है। वेनेजुएला पर हमला नहीं है, ड्रग्स जहां पर है हम उसे टारगेट करेंगे। बिल्कुल वैसे है जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, आतंकी ठिकानों पर हमला किया था कि आतंकी कहां है। अमेरिका वही स्ट्रेटजी अपना रहा है। हम वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं, ट्रंप से पूछो वेनेजुएला पर हमला नहीं तो बोले कहां हमने तो उस पे किया था जहां ड्रग रखी थी। यानी कि ड्रग्स वालों को मारने की बात चल रही है। अच्छा, इसी बात की तैयारी में तारीखें बढ़ती गई, कैलेंडर में आज आप 1 नवंबर पर आप पहुंचे हैं। यहां पर एक खबर निकल कर आती है, और खबर आती है कि द यूएस नेवी डेस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली डॉक्ड इन पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैगो 5 डे विजिट अपोजिट वेनेजुएला। यहां पर आपको एक डेस्ट्रॉयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो है, वेनेजुएला से जस्ट ऊपर एक आइलैंड कंट्री है। इस त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर आकर के अमेरिकी एक डेस्ट्रॉयर खड़ा होता है। ये आप देखें यहां पर तो वेनेजुएला आपको दिखाई दे रहा है, और वेनेजुएला के जस्ट ऊपर की तरफ त्रिनिदाद और टोबैगो है, और यहीं पर आपको पोर्ट ऑफ स्पेन दिखाई पड़ता है। ये रहा पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन में आकर के इनका एक डेस्ट्रॉयर खड़ा होता है। कोई बात नहीं साहब, डेस्ट्रॉयर खड़ा हो गया होगा। अब इस डेस्ट्रॉयर के बारे में जानकारी निकल करके आना शुरू होती है कि ये अमेरिका का सबसे खास, मतलब इसका नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। इसके बारे में कहा गया कि ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दुनिया का युद्धपोत है। यहां पर 4500 से अधिक लोग कई एक साथ रह सकते हैं। 90 जहाज अपने साथ ये हवा में एक साथ रख सकता है। मतलब कि यहीं पर हवा के अंदर जाने के लिए मार करने वाले जो फाइटर क्राफ्ट हैं, वो इसके ऊपर डॉक किए जा सकते हैं। दुनिया के अंदर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा 75 प्लस एयरक्राफ्ट रखने के लिए जाना जाता है। यहां पर अमेरिका ने उस तरह के युद्धपोत भेज दिए जो 1 लाख टन वजन रख करके चल सकते हैं। और तो और इन्हें चलाने के लिए ऊर्जा में भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। मतलब ये युद्धपोत इतने मजबूत हैं कि इनकी एनर्जी का जो सोर्स है वो डीजल पेट्रोल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब इसके अंदर एनर्जी अनलिमिटेड टाइप से चलने के लिए है कि चलते रहो। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे हम लोग तो हमारे देश में एनर्जी के लिए बनाते हैं, इन्होंने रिएक्टर लगाकर जहाज चला रखे हैं कि चलते रहो भाई। तो इसे ले जाकर यहां खड़ा कर दिया। इसके साथ जब ये चलता है ना, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो पूरा मतलब माहौल बन रहा होता है जब ये चल रहा होता है। तो आप देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वॉरशिप है वेनेजुएला मादुरो से यूएस फैब्रिकेटिंग वॉर डिप्लॉयज वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। तो इसका नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। 6 दिन पहले अमेरिका ने इसे तैनात कर दिया त्रिनिदाद टोबैगो के आसपास के एरिया में, वेनेजुएला के जस्ट ऊपर। आप ऐसे समझिए कि अमेरिका अपनी तरफ से कोई जहाज भारत में श्रीलंका भेज दे, या फिर भारत के पास मालदीव्स में भेज दे, या फिर बांग्लादेश में आकर खड़ा हो जाए। इस तरह से इन्होंने अपना सबसे बड़ा, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक टाइम पर 75 से अधिक, नंबर अधिकतम है 90 फाइटर एयरक्राफ्ट आकर के इसके ऊपर डॉक कर सकते हैं। 4500 से अधिक आदमी इस पर तैनात रह सकते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत और सबसे तेज चलने वालों में शामिल डेस्ट्रॉयर कंसीडर किया जाता है इसे। तो इतना इसके अंदर असलहा है। ये चलता फिरता एक एयरफील्ड है, आप ऐसे समझिए। हमारे पास जो है ना, मतलब दुनिया भर के अंदर अधिकतम 50 पर ही लोग लिमिट कर जाते हैं, ये 90-90 जहाज लेकर उड़ सकता है। इसको ले जाकर यहां खड़ा कर दिया। जैसे ही ये खड़ा हुआ, तो भाई साहब ये सुर्खियां तेज बनने लगी कि आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए साहब, आप तो तैयारी में ही आ गए हो। न्यूज आ जाती है, वेनेजुएला ने इस बात के ऊपर तत्काल प्रभाव से कहा कि आप लोगों ने युद्ध को हमारे ही मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात से नाराज हो गया वेनेजुएला, और उसने त्रिनिदाद टोबैगो, जिसके अंदर पोर्ट ऑफ स्पेन पर जाकर के ये खड़ा किया था, उसकी इसने गैस रोक दी। वेनेजुएला ने कहा कि बेटा तुम बड़े सहयोगी हो रहे हो ना अमेरिका के, लो तुम्हें अब हम गैस नहीं भेजेंगे। गैस कट कर दी इसकी कि तुमने उसको अमेरिका को आने कैसे दिया। इमीडिएट सस्पेंड कर दिया इसने, प्रेसिडेंट नाकोलस मादुरो ने। ठीक है साहब। अब इस बीच में अमेरिका तो चूंकि पैसे से खरीदता है सारी चीजें, तो इसने त्रिनिदाद टोबैगो को दबा के बढ़िया से मैनेज किया हुआ था। और इस लगातार इनकी तरफ से जो भी जहाज हैं जिनसे ड्रग्स जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जाता रहा। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती रही, और कल के दिन शाम होते होते एक नोटम जारी हो गया। नोटम जारी हुआ जिसमें यह कहा गया
कि प्यूर्टो रिको, अभी मैं दिखाऊंगा मैप पर, कि उसके ऊपर के हवा क्षेत्र में कोई भी हवाई एक्टिविटी करने से पहले विचार कर ले कि अमेरिका यहां पर एक्टिविटी कर रहा है। कैसी एक्टिविटी? हॉट पिट रिफ्यूलिंग की एक्टिविटी कर रहा है, अर्थात चलते हवाई जहाज के अंदर तेल भरने की मतलब प्रैक्टिस की जा रही है। चलते हवाई जहाज में तेल भरना, देखिए तेल भरने के लिए हवाई जहाज चल के जमीन पर भी आएगा, उड़ के तेल फिर भी भर के जा सकता है। बोले इतना समय नहीं होगा हमारे पास, हम खट जाएंगे, मारते जाएंगे, अचानक तेल खत्म हुआ तो दूसरा जहाज हवा में लेके चल रहा है और वो अपने अंदर तेल भरवाया और आगे जाके बम फोड़ आया। तो हॉट पिट रिफ्यूलिंग कहते हैं इसके लिए। जैसे ही कल न्यूज निकली तो लोगों ने यह मान लिया कि वेनेजुएला पर आज रात को भी हमला हो सकता है। क्यों? नोटम जारी हो चुका है, सबसे बड़ा बड़ा युद्धपोत आकर के खड़ा हो चुका है और हॉट पिट रिफ्यूलिंग चल रही है। इस सारी चीजों को बाकायदा सैटेलाइट के अंदर दिखाया जाना शुरू हुआ कि देखो साहब ये बिल्कुल वेनेजुएला के पास पहुंच चुका है। यूएस पॉइज्ड टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स इन वेनेजुएला, एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो रेजिम। कल के दिन यह खबर बड़ी बनती है, यूएस हैज डिसाइडेड टू स्ट्राइक मिलिट्री साइट्स इनसाइड वेनेजुएला। बोले अब तक तो हम जहाजों को मार रहे थे, पूरा बेड़ा लेकर अमेरिका पहुंच जाता है कि अब यहां खड़े होकर के हम वेनेजुएला के भीतर के टारगेट्स को रद्द करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे जहां जहां पर अमेरिका ने देख रखा है कि सेना इस तरह से अपनी तरफ से वेपन यूज कर वो ड्रग्स को भेज रही है। ठीक, ट्रंप से पूछा गया कल रात को, ट्रंप जब हवाई एयरफोर्स वन में चलते हैं पत्रकारों को लेकर के, ट्रंप का अलग स्वैग है। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या आप उस पर हमला करने वाले हैं? नहीं नहीं, नॉट, इट इज नॉट ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, वेनेजुएला पर तो हमला, जैसे हमसे पूछोगे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला करोगे, बोले नहीं आतंकी ठिकानों पर करेंगे, बिल्कुल वैसा आंसर ये देगा कि सर वेनेजुएला पर हमला करोगे, बोले नहीं इट इज नॉट ट्रू। तो भाई किस पर करेगा? तो ड्रग्स पर करेगा। किसी ने वो सवाल पूछा नहीं। अमेरिका ने इस बात को बिल्कुल वैसे ही झुटला दिया जैसे बचपन में अपने कहानी नहीं सुनते थे, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, मजाक चल रही है, अचानक एक दिन शेर आया और वो खाकर चला गया। ट्रंप बिल्कुल उस तरह का माहौल बना रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं नहीं हम हमला नहीं करने वाले, हमला नहीं करने वाले, और एक दिन धप से हमला कर दिया क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बना बना कि अमेरिका अगर करना भी चाहेगा तो उसे रोक कौन पाएगा? मतलब अगर वो झूठ की जगह सच भी बोल देता तो क्या ही फर्क पड़ जाता? मतलब मादुरो से डरने की जरूरत तो ट्रंप को नहीं थी। सेक्रेटरी रूबियो को रात ही रात में यह स्टेटमेंट बदलने की तो जरूरत नहीं थी, जब पीटर हेगसेथ हर दूसरे दिन ही किसी जहाज के मारने की खबर अपने पोस्ट पर डाल देते हैं कि वेनेजुएला का एक और जहाज मार दिया, एक और जहाज मार दिया। ऐसे में इन पर हमला करना है तो मार्को रूबियो को या ट्रंप को पलटने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई साहब, इनने बड़ा खेला कर दिया मादुरो ने। भाई साहब यहां पर हुआ क्या ना कि अमेरिका ने मादुरो को टारगेट करने के लिए प्यूर्टो रिको नामक एक जगह है अमेरिका के दक्षिण में और वेनेजुएला के उत्तर में, अगर आप देखें तो क्यूबा के जस्ट ऊपर की तरफ प्यूर्टो रिको। देखो ये जो क्यूबा है, प्यूर्टो रिको है, त्रिनिदाद टोबैगो, इनकी अपनी कहानी है। क्यूबन क्राइसिस पर ऑलरेडी हमने एक सेशन किया हुआ है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था अक्टूबर 1962 में। साथियों, क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस ने खोज की, स्पेन ने इस पर शासन किया। क्यूबा पर अंग्रेजों ने 1762 में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्यूबा पर स्पेन को हराकर कब्जा कर लिया और एक साल बाद ही वापस स्पेन को लौटा दिया, क्योंकि फ्लोरिडा से क्यूबा की अदला बदली कर ली गई थी। मतलब कि भाई फ्लोरिडा दे दो और क्यूबा ले लो, तो एक प्रकार से स्पेन के साथ एक्सचेंज कर लिया गया था। 1898 में युद्ध के दौरान अमेरिका और क्यूबा की सेनाओं के हाथों स्पेन की हार हो जाती है और स्पेन ने अपनी पूरी तरह से मतलब संप्रभुता त्याग कर इसे अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका यहां पर 1902 से कब्जा करके बैठा था। 1902 से अमेरिका जब यहां पर कब्जा करके बैठा रहा तो लंबे समय तक अमेरिका अपनी सेना को यहां पर बेस बनाकर रहा। लंबे समय तक बेस बनाकर रहा तो यहां पर धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ जनता में एक सेंटीमेंट उत्पन्न होना शुरू हुआ। जब सेंटीमेंट हुआ तो यहां पर एक नेता निकले जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, और उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका द्वारा बिठाए गए पपेट राष्ट्रपति को भगाने का निर्णय लिया। परिणाम यह निकला कि फिदेल कास्त्रो के चलते अमेरिका ने जो अपना यहां पर एक पपेट राष्ट्रपति बिठाया हुआ था उसे हटना पड़ा, जिसका नाम बतिस्ता था। बतिस्ता को हरा करके फिदेल कास्त्रो सत्ता में चले आते हैं। आप हैं फिदेल कास्त्रो, जो कि अमेरिका के खिलाफ पूरी जनता को इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं। फिदेल कास्त्रो अमेरिका के द्वारा क्यूबा में विकसित किए गए जितने भी बेसेस थे या फिर जो भी सेंटर्स थे उन सब पर अपना कब्जा कर लेते हैं और क्यूबा को अमेरिका से दूर भगा देते हैं। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मारने के अमेरिका के द्वारा 600 से अधिक प्रयास किए गए, लेकिन हर प्रयास में अमेरिका नाकामयाब इसलिए रहा क्योंकि फिदेल कास्त्रो समय के साथ ये सीख गए थे कि कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका का विरोधी है सोवियत रूस। अगर सोवियत रूस का साथ इन्हें मिलेगा तो फिर अमेरिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही हुआ, फिदेल कास्त्रो ने सोवियत रूस का साथ ले लिया और वामपंथी तरीके की सरकार अपने यहां पर बना ली, जिसके चलते रशिया यानी कि उस समय का जो सोवियत रूस है उसने इनकी मदद करने के लिए अपने वेपन्स को इनके यहां पर रखना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करिए, अमेरिका अब आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं आप लोगों के पास अपने वेपन्स भेज रहा हूं, इस प्रकार का सामान भेज रहा हूं जिसके चलते आप आसानी से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई बात नहीं साहब। इधर अमेरिका फिदेल कास्त्रो
कास्ट्रो को हटाने के लिए जो कास्ट्रो के विरोधी लोग थे उन्हें इकट्ठा करके कास्ट्रो के खिलाफ उकसा रहा था। इससे फिदेल कास्ट्रो सचेत हो गए और अमेरिका के सभी प्रयासों को समझ गए कि अमेरिका मुझे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आप विचार कीजिए कि इन्हें मारने के लिए अमेरिका के द्वारा जहरीला पेन, जहरीली कॉफी, इवन गर्लफ्रेंड से धोखा, उसको भी स्पाई बना करके भेजा गया। मतलब अमेरिका ने वो हर प्रयास किया फिदेल कास्ट्रो को खत्म करने के लिए जो वो कर सकता था। लेकिन कास्ट्रो ने समय की मांग को समझा और अमेरिका के खिलाफ सोवियत रूस को साथ ले लिया। सोवियत रूस को साथ में लेकर के पूरी तरह अमेरिका के विरोध में तैयारियां शुरू कर दी। जहां 1961 में बे ऑफ पिग्स नाम से प्रॉपर तरीके से अमेरिका ने फिदेल कास्ट्रो को हटाने का प्रयास किया था, उसके ही खिलाफ क्यूबा के अंदर अब एक अलग प्रकार का सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था। सोवियत रूस से कहा गया कि सर मुझे अमेरिका को मजा चखाना है, तो बोले चलिए मजा चखाते हैं। तो मजा चखाना है तो क्या करें, तो बोले सोवियत रूस आप मुझे कुछ हिंट दीजिए कि आप मुझे क्या मदद दे सकते हैं। बोले तुम जो चाहो। तो बोले तुम मेरे वेपन ले लो। बोले वेपन दे दो। अमेरिका को यह नहीं पता था कि सोवियत रूस ने क्यूबा में इतने सारे वेपन जमा दिए हैं। कहीं से इनपुट से खबर मिली, अमेरिकन एजेंसीज को यह जानकारी मिली कि रूस ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकी एजेंसीज को जैसे ही यह जानकारी मिली तो वो हवाई जहाज लेकर फ्लोरिडा के ऊपर से उड़े यह जानने के लिए कि क्या कुछ है क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ। यह हवाई जहाज यूएस एयरफोर्स का था। जब यह उड़ा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो इसमें बैठे जासूस थे उनके हाल उड़ गए। उन्होंने देखा कि 928 तस्वीरों में जहां जहां उनकी नजरें पड़ी वहां पर परमाणु मिसाइलों का जखीरा सामने खड़ा था। यह ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घबरा गए। उन्होंने इस तरह की हैरानी में अपने देश को संबोधित कर दिया कि भाई हमने अभी क्यूबा के दर्शन किए हैं, हमें पता चल गया है कि क्यूबा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध फिर से हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए कोल्ड वॉर एरा में यूएस और यूएसएसआर आमने सामने थे और स्थितियां इतनी गजब तरीके से विकट हुई कि अमेरिका में घबराहट हो गई। घबराहट हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि अगले कुछ दिनों में हम लोग जंग में जा सकते हैं, हम पर परमाणु हमला हो सकता है। लेकिन क्या रूस इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार था कि वो जॉन एफ कैनेडी के ऊपर हमला करेंगे और कैनेडी के ऊपर हुआ हमला, कैनेडी बदले में रूस पर हमला करेंगे? तो वो क्या रशिया इस चीज के लिए तैयार था? असल में हुआ क्या था, उस दौर में एक गड़बड़ अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने क्या की थी, अमेरिका रशिया के खिलाफ टर्की में अपने वेपन्स इकट्ठे कर रहा था, तुर्की में वो वेपन्स खड़े कर रहा था ताकि सोवियत रूस पर जाकर मिसाइल चलाई जा सके, जैसे आज अमेरिका कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका अपने नजदीक क्यों बढ़ा रहा है? ताकि वो रूस के खिलाफ एक्शन करने में यूक्रेन का उपयोग कर सके, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की सीमा साझा होती है। एग्जैक्टली उस दौर में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से तुर्की के अंदर अपने मिसाइल खड़े कर दिए थे यूएसएसआर के खिलाफ। कोल्ड वॉर का समय था। ऐसी स्थिति में इन्होंने भी उसके काउंटर में क्यूबा में मिसाइल खड़े कर दिए थे। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह स्थिति इतनी घातक हो गई थी कि अगर क्यूबा से मिसाइल चलती है तो तुर्की से भी रशिया की तरफ यानी यूएसएसआर सोवियत रूस की तरफ मिसाइल चलना तय था। जुनिता मुआड़ी के द्वारा। जुनिता मुआड़ी जो है ये एक टिक्टोग्राफर थी। ये क्या होते हैं? टिक्टोग्राफ होता है जिसमें कि आप मैसेज भेजते हैं एक देश से दूसरे देश की तरफ, उन्हें इंटरसेप्ट करती है खुफिया एजेंसीज। इन्होंने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया और वो मैसेज था कि इस खाड़ी में खड़े हुए जो रशियन जहाज हैं वो वापस लौट रहे हैं। ये वो मैसेज था जिसके चलते अमेरिका को यह आंसर मिलने वाला था कि रशिया युद्ध में है या युद्ध से बाहर है, क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी बन गई थी कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने जा रहा था कि हम पर हमला हुआ है और हम उसका जवाब देने जा रहे हैं। ऐसे समय पर इनके द्वारा दिया गया ऊपर की तरफ यह मैसेज कि सर रशियन फोर्सेस लौट रही हैं, बस यह खबर थी जिसने अमेरिका को युद्ध से बस छू के बाहर निकाल लिया। एक खबर, एक मैसेज जुआनिटा मूडी का, जिसने तत्कालीन रूप से अमेरिका को अनाउंस करने से रोक लिया कि हम अब युद्ध में हैं। खैर हुआ परिणाम यह कि रशियन जहाज यहां से लौटे, लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो चलिए नेगोशिएशन करिए। नेगोशिएशन में दो बड़ी शर्तें लगाई गई। पहला कि अमेरिका फिर कभी क्यूबा पर आंख उठाकर नहीं देखेगा, यानी क्यूबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोवियत रूस ने अपने ऊपर ले ली। और नंबर दो, अमेरिका ने जो तुर्की में अभी जाकर अपने परमाणु बम खड़े किए हैं या फिर मिसाइलें खड़ी की हैं, ये इन्हें हटाएंगे। अमेरिका दोनों ही बातों के लिए माना और क्यूबा इस प्रकार से हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। और फिर तुर्की से भी अमेरिका ने अपने जहाज हटाए, अपने वेपन्स हटाए और फाइनली जाकर के युद्ध के बादल छट गए। ऐसे ही अमेरिका ने यहां पर बहुत से आइलैंड अपनी तरफ से पकड़ कर रखे हुए हैं कि कल को वो हमारे खिलाफ ना हो जाए टाइप से। तो क्यूबा के आसपास प्यूर्टो रिको अमेरिका ने पूरी तरह कब्जाया हुआ है। टोबैगो त्रिनिदाद में अपना जहाज ले जाकर खड़ा कर दिया है वेनेजुएला के लिए। तो क्यूबा जैसा ही समझो फिलहाल के लिए वेनेजुएला के हाल हो रहे हैं। ठीक है साहब, क्यूबा फिलहाल तो सेटल है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जब प्यूर्टो रिको की बात आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हुआ क्या ना, यूएस रेस्ट्रिक्टेड प्यूर्टो रिको एयर स्पेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए कल अमेरिका ने प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस बंद करवा दिया। लोगों ने पूछा भाई साहब क्या हो गया?
प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस क्यों बंद करा रहे हो? ढूंढा गया तो पता चला ये तो वेनेजुएला के बिल्कुल सिर पर बैठा हुआ है। ये वेनेजुएला रहा, इसके उत्तर पे प्यूर्टो रिको बैठा हुआ है। यहां क्या कहानी है? तो प्यूर्टो रिको की कहानी क्या है वो मैं इधर दिखाता हूं। इधर देखो आप, 1 नवंबर को आपको एक कटिंग दिखाई देती है। 1 नवंबर आज की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें यह दिखाई देता है नोटम जारी किया गया अमेरिका के द्वारा प्यूर्टो रिको के ऊपर। नोटम जारी किया गया और उसकी डेट दी गई 31 मार्च 2026 तक। पूरे अगले 1 साल के लिए इसके ऊपर कोई ना उड़े। यानी कि एक तरह से नोटम जारी कर दिया कि इसके ऊपर से मत जाओगा कोई भी। कहां से? इस जगह से। अगर जाओगे तो फिर हमसे मत कहना हम कुछ गड़बड़ कर दिए। लोग फिर दिमाग लगाए कि भाई ऐसा क्या है प्यूर्टो रिको में। असल में प्यूर्टो रिको अमेरिका ने अपना बढ़िया एक एयर बेस बनाकर छोड़ा हुआ है। प्यूर्टो रिको के अंदर जो सैन्य तैनाती है ना, वो आप इस तरह के एयर बेसेस से देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर जो रेड रेड से डॉट दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख पाए या नहीं। यहां पर ना अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में अपने बेसेस बनाए हुए हैं, जहां पर तैनाती आप देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर सारी फोर्सेस तैनात है, हवाई अड्डे बने हुए हैं, बाकायदा कमर्शियल पोर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। अमेरिका ने पूरा प्यूर्टो रिको अपने लिए एक आइलैंड की तरह बनाया हुआ है। भाई एक तरफ तुमने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत मुंह पे ले जाके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एयरबेस पर तुमने साल भर के लिए नोटम जारी कर दिया कि युद्ध लंबा चल सकता है। माहौल तो बनेगा ना भाई। माहौल तो इसी बात का बनेगा कि हमला हो सकता है। हमला हो सकता है, लेकिन सवाल यहां से निकला कि इस सारी तैयारी में कल रात को ऐसा क्या घटित हुआ कि ट्रंप प्रशासन अचानक पलटी मार गया। ट्रंप बोले नो नो इट इज नॉट ट्रू। मार्को रूबियो बोले कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपनी सारी बातों से एकदम पलटी बयान में मारनी पड़ी। कहानी थी पुतिन भाई साहब का संदेश। असल में इसके पीछे की कहानी सुनिए अब क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मादुरो को जब यह समझ में आया कि हर दिन मेरे जहाज मर रहे हैं, तो अब हमें शरण लेने चलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को खड़े होने की, मतलब जिसके अंदर कुव्वत है, तो उसका नाम केवल रूस है। वो उसके सामने कभी भी पोजीशन ले सकता है और अमेरिका इस बात को जानता है कि इससे पंगा नहीं लेना है। यही कारण है कि यूक्रेन इतने दिन से पिट रहा है, छेद हो गए हैं उसके अंदर। लेकिन ट्रंप एक बार भी अमेरिका से या फिर यूक्रेन से यह नहीं कहे कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो और रूस पे दाग दो। उन्हें पता है कि उस पर दाग दिया तो वो मुझ पर दाग देगा। तो रूस को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। हुआ कल ये कि 31 तारीख की रात को 8 बजे, देखो घटनाओं को रिलेट करना, मार्को रूबियो रात को पलटा है, 1 तारीख की सुबह सुबह पलटा है और ट्रंप भी रात को एयरफोर्स 1 में पलटा है कि नहीं नहीं हम हमला नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से एक ट्वीट आता है, इसने सारी की सारी दशाएं बदल दी। क्या था? वी सपोर्ट लीडरशिप ऑफ वेनेजुएला इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, taking into account the dynamics of international and regional situation, and we stand ready to respond appropriately to the request of our partner in light of emerging threat। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखते हुए हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मतलब इनकी तरफ से संदेश यह था कि अगर आप वेनेजुएला पर हमला करने गए, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही काम तब रशिया ने क्यूबा के लिए किया था, आज उसने यही काम वेनेजुएला के लिए कर दिया। कल रात तक की खबर पढ़ते तो हमला किसी भी समय हो रहा था। अब की अगर खबर पढ़ते हैं तो खबर यह है कि ये लोग पलटी मार गए, बयान में पलटी मार गए हैं। लेकिन हां, युद्ध के बादल अभी हटे नहीं हैं। देखना होगा कि यह घटना किस तरह आगे बढ़ती है। नोटम अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगले साल तक का है। हमला कभी भी हो, आप और हमने पूरी तरह से इस पूरी घटना का विश्लेषण कर लिया है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पीस के नाम पर पहले B2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिए थे, यमन पर हमला कर दिए थे, ऐसे ही वेनेजुएला पर भी हमला करेंगे, लेकिन कहेंगे यही कि मैं शांति का राष्ट्रपति हूं, युद्ध का नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।